तो नेक्स्ट पोर्शन है स्टमक। स्टमक में देखेंगे एसोफेगस एंड कर रहा है कार्डियक रीजन में, ये एनसीआरटी का डायग्राम है, और इसके ऊपर है फंडस रीजन, बॉडी, पाइलोरिक रीजन, और पाइलोरिक रीजन कहाँ एग्जिट कर रहा है, ड्यूडेनम में। तो ये स्टोमक है, इसका स्ट्रक्चर, स्टोमक का स्ट्रक्चर है। इसका लोकेशन क्या है, स्टोमक का जो लोकेशन है वो अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है एब्डोमिनल कैविटी का। एब्डोमिनल कैविटी का अपर लेफ्ट पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमक। अभी स्टोमक का डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देख लेते हैं, क्योंकि जानते हैं स्टोमक में कौन कौन सा लेयर्स होता है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। तो यहाँ पे जो म्यूकोसा है और सब म्यूकोसा है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ग्लैंड्स, जो कि क्या करेगा, हार्मोन को सिक्रेट करेगा और एंजाइम्स को सिक्रेट करेगा। तो देखते हैं। जो कार्डियक रीजन है, कार्डियक रीजन के पास क्या होगा, म्यूकस नेक सेल, क्योंकि ये क्या होगा, नेक पे होगा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, म्यूकस नेक सेल। जहां ईसोफेगस स्टोमक में ओपन हो रहा होगा, ठीक उसके पास प्रेजेंट होता है म्यूकस नेक सेल। क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा आगे जाके, स्टोमक का जो लाइनिंग है उसको प्रिवेंट करेगा एसिडिटी से, क्योंकि आगे HCl रिलीज होने वाला है, और वो HCl जो है वो एक्सकोरेट ना कर दे स्टोमक का मसल्स को। इससे प्रिवेंट कौन करता है, म्यूकस, जो कि सिक्रेट करता है म्यूकस नेक से। इसके बाद आता है ऑक्जेंटिक सेल और पेराइटल सेल। ऑक्जेंटिक सेल और पेराइटल सेल क्या सिक्रीट करता है, तो ऑक्जेंटिक सेल और पेराइटल सेल सिक्रीट करता है HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। इसके बाद आ जाते हैं जिसको बोलते हैं पेप्टिक सेल और चीफ सेल। तो पेप्टिक सेल और चीफ सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ द स्टोमक के पास।
और क्या रिलीज करता है, पेप्सिनोजेन, और कुछ अमाउंट में ट्रिप्सिन भी सिक्रेट करता है। तो यहाँ जो HCl है ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम बनाएगा स्टोमक में, और एसिडिक मीडियम बनाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, पेप्सिनोजेन एक्टिवेट हो जाएगा पेप्सिन में। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.8 pH में HCl का प्रेजेंस में पेप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। और यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कौन कराता है, पेप्सिनोजेन पहले पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, और ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा प्रोटियोजेस एंड पेप्टाइड्स। इसके बाद जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर को देख लेते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये सिक्रीट करता है ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, आगे ट्यूडेनम में जाकर के इंट्रिंसिक फैक्टर और B12 का कॉम्प्लेक्स बनता है। इंट्रिंसिक फैक्टर और B12 का कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि क्या करेगा, और ये कहाँ किससे हो रहा है, ये काइम से हो रहा है। और फाइनली जाकर के क्या हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, डाइजेशन हो गया यहाँ पे, अब एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस विटामिन B12 का जगह एब्जॉर्ब हो जाएगा इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और जैसे ही एब्जॉर्ब होगा तो फिर क्या होगा, आरबीसी मैच्योरेशन होगा इससे, विटामिन B12 से, विटामिन B9 से क्या होगा, आरबीसी का मैच्योरेशन होगा। और दोनों एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है उसका, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या कुछ अमाउंट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होता है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इलियम में एब्जॉर्ब होता है, या इलियम में एब्जॉर्ब होता है फाइनली विटामिन B12। अब ये क्या करेगा, आरबीसी मैच्योरेशन में हेल्प करेगा,
तो ये तो बायोकेमिकल प्रोसेस था स्टोमक का। अब कुछ मैकेनिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैकेनिकल स्ट्रक्चर क्या है इसमें? तो ये कार्डियक रीजन में कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है और इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक इसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर इसोफेजियल गैस्ट्रिक स्फिंक्टर। क्योंकि ये क्या करता है, ये ओपनिंग है किसके बीच में? इसोफेगस और स्टोमक के बीच में। और ये किस रीजन में प्रेजेंट है स्टोमक का? कार्डियक रीजन में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। और इसके बाद आता है ये पाइलोरिक रीजन में प्रेजेंट है स्फिंक्टर, इसलिए इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो जैसे हम लोग पेरिस्टाल्सिस पहले भी देख चुके हैं, तो वहां पे जब पेरिस्टाल्सिस इसोफेगस में होता था तो वेवी अपीयरेंस आता था, और कभी कभी रिग्रेस केस में या इमरजेंसी केस में क्या होता था, जब स्टमक फुल हो जाता था तो रिफ्लेक्स भी आता था। उस रिफ्लेक्स में क्या होता था कि जो फूड है वो इसोफेगस से रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में जाने लगता था, यानी जो नॉर्मल फ्लो है या ग्लॉटिस, जो बोलस का जो नॉर्मल फ्लो है इसोफेगस में, वो क्या होता था, रिवर्स हो जाता था। क्यों? क्योंकि स्टोमक फुल हो गया था, जिसको हम लोग रिवर्स पेरिस्टाल्सिस बोलते थे। तो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस में जब स्टोमक फुल हो जाता है तो ये स्फिंक्टर को खुलना पड़ता है और रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है बोलस का, इसलिए इसको स्फिंक्टर बोला जाता है, वेल्व नहीं बोला जाता। पहला। दूसरा, ये मसल से बना हुआ होता है, फ्लैप से बना हुआ नहीं होता। तो कभी कभी इसको कार्डियक वेल्व भी बोल देते हैं और इसको पाइलोरिक वेल्व। क्यों? जब नॉर्मल कंडीशन में फूड क्या होता है, इसोफेगस से स्टोमक में आता है, फिर स्टोमक से पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू ड्यूडेनम में जाता है। लेकिन जब स्टोमक फुल हो जाए, जैसे यहाँ पे देखें, स्टोमक जब फुल हो जाए तो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो भी देखने को मिलता है, यानी बाई डायरेक्शनल फ्लो हो गया। तो बाई डायरेक्शनल फ्लो हो गया तो इसको स्फिंक्टर बोलते हैं हम लोग। पहला। दूसरा, इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से भी इसको स्फिंक्टर बोलते हैं। सेम वही केस है पाइलोरिक स्फिंक्टर के साथ भी, इसको भी पाइलोरिक वेल्व बोलते हैं जब ये वन डायरेक्शन में फूड का फ्लो करवा रहा होता है। लेकिन जब ड्यूडेनम फुल हो जाए तो क्या होता है, रिवर्स में आता है, दोबारा स्टोमक के पास जाएगा, या स्टोमक पेरिस्टाल्सिस बहुत ज्यादा कर दिया तो उस वजह से भी क्या होता है, ड्यूडेनम फुल हो जाता है, तो उस समय स्टोमक एम्प्टी होता है तो बैक फ्लो भी हो जाता है। इसके अलावा जो इसका म्यूकस लाइनिंग है वो कुछ स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग रेग बोलते हैं। रेग एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेशन उसको बोल सकते हैं। स्ट्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोमक वॉल पे क्रिएट हो जाता है, जो कि क्या होता है, म्यूकस लाइनिंग। तो ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट है।
इसके बाद हॉर्मोन्स देखेंगे और एंजाइम्स देखेंगे। किन हॉर्मोन्स के प्रेजेंस में ड्यूडेनम में एंजाइम रिलीज होता है, और फाइनली कौन कौन सा लेयर इसमें रिस्पॉन्सिबल है, म्यूकस, सब म्यूकस। इससे पहले कुछ और भी देख लेते हैं। HCl का प्रोडक्शन देख लेते हैं। ये ब्लड वेसल्स है जिसमें क्या कैरी हो रहा है, ब्लड। ये ल्यूमेन है, ये म्यूकोसा लेयर है स्टोमक का, और ये कौन सा लेयर होगा, सब म्यूकोसा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, ब्लड वेसल्स। तो इन जनरल फ्री फॉर्म में ब्लड से क्लोरीन म्यूकोसा लेयर में आता है और म्यूकोसा से ल्यूमेन में जाता है। ठीक उसी तरीके से K+ भी आता जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि कार्बोनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है बाइकार्ब और प्रोटॉन में। तो ये प्रोटॉन जो बनता है ये भी ल्यूमेन में शिफ्ट हो जाता है, और ये एक Cl और H+ मिल करके HCl बना देता है। और ये बाइकार्ब जो है ये आयनिक बैलेंस करने के लिए ब्लड ल्यूमेन में चला जाता है। क्यों ब्लड ल्यूमेन में क्यों चला जाता है, क्योंकि एक Cl आ रहा है और एक बाइकार्ब जा रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं, और पोटेशियम आ रहा होता है। तो ये जनरल कंडीशन है। अब कभी कभी क्या होता है, हाइपोक्लोराइडिया या हाइपर क्लोराइडिया का सीन देखने के लिए मिलता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि HCl का सिक्रीशन कम हो जाए तो क्या होगा और कौन कौन सा प्रोसेस है इसका। तो चैप्टर जब खत्म होगा तो इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ HCl का प्रोडक्शन देख लेते हैं। और ये K+ का जो आयनिक बैलेंस है उसको बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पंप लगा हुआ होता है, प्रोटॉन पंप। जो कि क्या करता है, H+ को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर टू ल्यूमेन ऑफ द स्टोमक। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो आगे का पोर्शन देखेंगे, दैट इज ड्यूडेनम।